हमारे भारतीय समाज में अनेक ऐसी रस्में हैं और रिवाज हैं जो वर्तमान समय में अप्रासंगिक से प्रतीत होते हैं। उसी में एक रस्म है कन्यादान। विवाह के समय माता पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं और उसके पश्चात माता पिता का उस कन्या पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। आप और हम सभी इस रस्म को जानते हैं। वास्तव में यह कविता मां के द्वारा बेटी को दी गई एक ऐसी सीख है जो परंपरागत आदर्श रूप से हटकर है। वह परंपरागत आदर्श जिन्हें समाज अनेक रूपों में स्त्रियों पर लाद देता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था महिलाओं के लिए आचरण संबंधी अनेक प्रतिमान गढ़ देती है। उनके लिए व्यवहार के अनेक आदर्श बना दिए जाते हैं और वास्तव में वे आदर्श क्या हैं? आदर्श के आवरण में बंधन है स्त्रियों के लिए, जो उनके जीवन पर थोप दिए जाते हैं। आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं, यानी आदर्श के आवरण में वहां बंधन है। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। समाज यह मानता है कि महिलाओं को कोमल होना चाहिए और वास्तव में इस कोमलांगी के गौरव में उनकी कमजोरी का उपहास उड़ाया जाता है, उसका फायदा उठाया जाता है। मां लड़की को इस कविता में सीख स्वरूप यह कहती है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। में इसी आदर्शीकरण का कवि ने प्रतिकार किया है कि लड़की को लड़की जैसे गुण तो उसमें हो, लेकिन लड़की जैसी दिखाई ना दे। लड़कियों के लिए मान लिया जाता है कि वे सजी संवरी रहें, सुंदर दिखाई दें, उन्हें कोमलांगी होना चाहिए। वास्तव में कवि ने इस कविता में इस आदर्शीकरण का विरोध किया है। बेटी मां के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, क्योंकि उसके पैदा होने से लेकर उसके विवाह तक मां उसे बड़े जतन से पालती पोसती है। मानो अपनी पूंजी, संचित पूंजी हो उसकी वह, और इसी अंतिम पूंजी को कन्यादान के रूप में देते हुए मां का भावुक हो जाना, दुखी हो जाना बड़ा प्रामाणिक है, स्वाभाविक है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि मां के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। कवि ने केवल कोरी कल्पना नहीं की है या केवल भावनाएं व्यक्त नहीं की है। मां के जो अनुभव हैं, मां ने जो कुछ सहा है, इतने वर्षों में मां ने जो कुछ भोगा है, उसमें जो पीड़ा है, मां ने जो पीड़ा भोगी है, उसकी बिल्कुल अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। बड़ी ही प्रामाणिक अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता की भी अभिव्यक्ति हुई है। बड़ी गहराई से उन्होंने स्त्रियों के जीवन के दुखों को समझा है और उन्हें बड़े सुंदर शब्दों में इस छोटी सी कविता में गहरे भावों के रूप में अभिव्यक्त किया है। इस कविता में कवि ने भारतीय समाज की एक ऐसी ही विडंबना का चित्रण किया है। इस कविता में स्थानीयता है, लोक का प्रभाव है। कवि ऋतुराज आलोचना के नहीं, विकल्प के कवि हैं। कैसी स्थिति होनी चाहिए, इस बारे में उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया है। अनुभव, दृश्य, संवेदना की दृष्टि से यह कविता बहुत प्रभावित करती है। कन्यादान, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी
अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका? मां का दुख। मां ने स्वयं अपना घर छोड़ा था और ससुराल आई थी, इसलिए वह इस दर्द को समझती है। यह उसका अनुभूत सत्य है, जो अपनी बेटी को, लड़की को दान देते हुए उभर आया है। इसीलिए यह दुख निजी भी है और प्रामाणिक भी है। स्वाभाविक है यह दुख और प्रमाण द्वारा सिद्ध भी, क्योंकि बेटी का कन्यादान मां के लिए बड़ा ही पीड़ादायी होता है। इस कविता में कवि ने मां के मन की अंतर्वेदना का चित्रण किया है। अपनी बेटी को दान के रूप में देते हुए मां को वेदना होना स्वाभाविक है, उसमें कृत्रिमता नहीं है। बड़े जतन से मां ने उसका पालन पोषण किया है, अतः किसी अन्य के हाथों में सौंपते हुए मां का दुखी होना स्वाभाविक है। और अभी तो उसकी बेटी को दुनियादारी की समझ भी नहीं है। आगे की पंक्तियां हैं, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहां पर लड़की को अंतिम पूंजी बताया गया है। आइए जानते हैं कि कवि ने ऐसा क्यों लिखा है। बेटी मां के सबसे निकट होती है, वह मां के साथ सारे सुख दुख बांट लेती है, हमेशा उसके साथ रहती है और उसको गढ़ने में एक मां अपना सारा जीवन, ममत्व और शक्ति लगा देती है। यह बेटी ही उसके जीवन भर की कमाई थी, जिसे वह दूसरे को सौंपने जा रही थी। और इस तरह कन्यादान करने के पश्चात वह खुद खाली हो जाएगी। इसी कारण बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। उससे अलग होते हुए मां का दुखी होना बहुत स्वाभाविक है। वह उसके इतने वर्षों की संचित पूंजी है। उसको दान कर देने के बाद मां के जीवन में एक रिक्तता आ जाती है। अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचता जिसे वह अपना समझ सके। मां नारी जीवन के दुखों को भी अपनी बेटी के साथ ही बांट सकती थी, सलाह ले सकती थी, सलाह दे सकती थी। कन्यादान के बाद वह बेटी ससुराल चली जाएगी तो मां बिल्कुल अकेली रह जाएगी। इसीलिए उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। लड़कियों के लिए व्यवहार के अनेक आदर्श समाज गढ़ दिया करता है। परंपराओं से, वातावरण से, परिवेश से जो संस्कार मिलते हैं, इनके भीतर भी मां उसे सीख देती है। उसके आने वाले जीवन को सुखद बनाने के लिए मां उसे सीख देती है। पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। मां उसे कहती है कि तुम आत्ममुग्ध मत होना, स्वयं पर ही सम्मोहित मत हो जाना, सुंदरता की तारीफ की अपेक्षा मत करना। जैसे पानी में प्रतिबिंब या अक्स कुछ समय के लिए ही दिखाई पड़ता है, वैसे ही यह सुंदरता भी क्षणिक होती है। यह आत्ममुग्धता उसे बंधन में बांध देगी। इसीलिए मां उसे कहती है कि ये सब पहले से बनाए हुए चौखटे हैं, मर्यादाएं हैं, बंधन हैं। इनकी कसौटी पर स्वयं को मत देखना। तुम उन पर खरी उतर रही हो, यह सोचकर संतुष्ट मत हो जाना। जैसे पानी में दिखाई देने वाली छाया स्थिर नहीं होती, वैसे ही सुंदरता की प्रशंसा भी तो क्षणिक ही होती है। रूप से गुण अधिक मूल्यवान है। इसलिए मां उसे समझाती है कि सुंदरता के मोह में अत्याचार मत सहना। यह भ्रम मत पाल लेना कि रूप और सौंदर्य से सभी को तुम अपने वश में कर लोगी। वास्तविकताएं इसके विपरीत भी हो सकती हैं। जीवन सौंदर्य से और वस्त्र आभूषणों से नहीं चला करता है, अपितु विवेक से, कर्म से और समझदारी से चला करता है। सौंदर्य की तारीफ में कहे गए शब्द, उसकी प्रशंसा के जाल में तुम भ्रमित मत हो जाना।
अपने आप पर मोहित मत हो जाना, वरना यही शब्द भ्रम की तरह तेरे बंधन का कारण बन जाएंगे और तुम परंपराओं के निर्वाह करने में ही अपने जीवन को सार्थक मानने लगोगी। अपने आंतरिक और वास्तविक गुणों को भी भूल जाओगी और शोषण का शिकार हो जाओगी। इसलिए मां उसे सचेत करती है। मां उसे समझाती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये भरण पोषण करने के लिए है आग, अपने आप को जलाने के लिए नहीं। अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को बचाए रखना, अपनी मर्यादाओं का, अपने कर्तव्य का पालन करना, लेकिन उस कर्तव्य के पालन में अपने व्यक्तित्व को मत जला देना, अपने अस्तित्व को मत मिटा देना। और शाब्दिक भ्रमों की तरह, जिस तरह से प्रशंसापूर्ण शब्द भ्रम में डाल देते हैं, वैसे ही वस्त्र और आभूषण भी, वस्त्र और आभूषणों के मोह में पड़कर अपने व्यक्तित्व को मत खो देना, क्योंकि अक्सर ससुराल में नए वस्त्र और आभूषण तथा प्रशंसा पाने के लालच में स्त्रियां अपने व्यक्तित्व को खत्म कर डालती हैं और परंपराओं को निभाए जाने में ही अपने जीवन की, अपने व्यक्तित्व की सार्थकता मान लेती हैं। अपने स्वाभाविक गुणों को नजरअंदाज कर देती हैं। एक तरह से वे अपने व्यक्तित्व को ही खत्म कर डालती हैं, जिसके प्रति मां उसे इन पंक्तियों में सचेत करना चाहती है। मां उसे समझाना चाहती है कि तू विषम परिस्थितियों में भी डटकर जूझना। कई वैवाहिक, पारिवारिक समस्याओं से गुजरना भी पड़ेगा, परंतु तू अपना विश्वास मत खोना, अपने आंतरिक गुणों को मत खोना। आग में जलना का मतलब आत्महत्या जैसी सोच मत अपनाना। शोषण के अनेक रूप होते हैं, मां उसे उनसे परिचित करा देना चाहती है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। स्वभावतः महिलाएं इनके प्रति आकर्षित होती हैं, क्योंकि ये उनके सौंदर्य को बढ़ाते हैं, इसलिए वे इनके मोह में पड़ जाती हैं। सजी संवरी गुड़िया जैसी ही मत बन जाना, इस परंपरागत आदर्श को मत अपनाना, मां उसे समझाती है। ये सिद्धांत स्त्री के मन में अनेक भ्रम पैदा करते हैं कि उसके जीवन की यही सार्थकता है, परंतु ये बंधन है, यह गलत है। बनी बनाई धारणा से, छवि से मां उसे सावधान करना चाहती है। शाब्दिक भ्रम शास्त्रों, नियमों, लोकगीतों, कविताओं, इन सब के द्वारा लड़की का एक ऐसा रूप बना दिया जाता है कि उन्हें इन्हीं प्रतिमानों को निभाना है, इन्हीं पर खरा उतरना है। स्त्री के अनेक रूप हैं, उसे केवल सुंदरता के निश्चित पैमाने से ही नहीं देखा जाना चाहिए। उसे सुंदरता, सरलता, विनम्रता, कमजोरी, ये सब शब्द जाल हैं, इनके द्वारा वास्तविकता का भ्रम खड़ा कर दिया जाता है। उसी प्रकार से वस्त्र आभूषण भी है। अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये पंक्तियां बड़ी ही मार्मिक पंक्तियां हैं और उस लड़की की छवि को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं जिसका कन्यादान किया जाना है। ये पंक्तियां हमें लड़की के बारे में बताती हैं कि लड़की अभी भोली थी, सरल थी, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की उसे समझ नहीं थी, अभी वह परिपक्व नहीं हुई थी। समाज के छल कपट, वंचना, झूठ से अभी वह अनजान है, वह दुखों को चुपचाप सहना जानती है। अपनी कल्पनाओं में वह केवल सुख की कल्पनाएं ही करती थी। कल्पनाओं में वह सुख का स्वप्न तो देखती थी। सुख तो आभासी होता है ना, सुख तो काल्पनिक होता है। तो आने वाले जीवन में भी वह कल्पना करती है कि ससुराल में जो उसका वैवाहिक जीवन होगा वह उसके सुखद होने की कल्पना करती है। वह नहीं जानती है कि वैवाहिक जीवन में क्या जटिलताएं होती हैं, उनका बोध नहीं है उसे। कठोर पक्ष से वह अनजान है।
क्या दुख आएगा वह नहीं जानती थी। दुखों को अभिव्यक्त करना भी उसे नहीं आता था। जीवन की कटु सच्चाइयों से वह परिचित नहीं थी। नई जिम्मेदारियों, संघर्षों, भूमिकाओं से वह अपरिचित थी। उसे इनका अस्पष्ट ज्ञान ही था। वह तो बस यही कल्पना करती थी कि उसे ससुराल में पति का प्यार मिलेगा, नए नए वस्त्र और आभूषण मिलेंगे। बस इन्हीं के बारे में उसने सुन रखा था। जिस तरह से कविता की तुकें, लयबद्ध पंक्तियां हमें मोहित कर लेती हैं, उसी तरह से ससुराल में मिलने वाले सुख भी धुंधले प्रकाश से उसे मोहित कर लेते हैं। वे भी उसे धुंधले से प्रकाश की तरह मोहित कर लेते हैं। यहां पर आगे हमें ध्यान देना है इन पंक्तियों पर। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। धुंधला प्रकाश क्या है, किसे कहा गया है? यह भविष्य की अस्पष्टता है। वह पढ़ने की कोशिश कर रही है, परंतु वह उसे ठीक ठीक नहीं जान पा रही है, क्योंकि उसने दुखों का सामना नहीं किया है। समाज में हो रही घटनाओं से वह अनजान है। आने वाली बाधाओं से वह अपरिचित है। ससुराल में मिलने वाले कटु व्यवहार से वह अपरिचित है। जीवन की कठोर सच्चाइयां और चुनौतियां उसने अभी देखी नहीं है। अनजान है वह इन सबसे। किसी के छिपे मनोभावों को भी अभी वह नहीं समझ पाती है। इसलिए यहाँ ये पंक्तियां लिखी गई हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कविता की इन पंक्तियों में मां उसे बड़ी ही मार्मिक सीख देती है। लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष का भेद बनाया है। मां उससे कहना चाहती है कि प्रकृति ने तुझे लड़की बनाया है, उसकी सीमाओं का उल्लंघन मत करना। लड़कियों की तरह भोलापन, सरलता, निश्चलता, त्याग, ममत्व, दया, उपकार के गुण अपने भीतर बनाए रखना। उन गुणों को समाप्त मत कर देना, परंतु दूसरों के समक्ष अपनी सरलता प्रकट मत होने देना, वरना लोग तेरा शोषण करेंगे। मां चाहती है कि वह चालाक, झगड़ालू या स्वार्थी न बने। मां उसे समझदार और सयानी बनने को कहती है। मां चाहती है कि वह कायर और कमजोर न बने और जरूरत से ज्यादा सहनशील भी न बने। जीवन की वास्तविकताओं को समझकर साहसी बने, अबला न बने। पारिवारिक रिश्तों की चक्की में पिसकर न रह जाए, अपितु वह सशक्त बने, मजबूत बने, अपनी इच्छाओं का दमन न करे। इस तरह अपने गुणों को बनाए रखते हुए मां उसे यह सीख देना चाहती है कि वह दूसरों के समक्ष किसी भी रूप में, न शारीरिक न ही मानसिक, किसी भी रूप में वह कमजोर बनकर अपने आप को प्रस्तुत न करे। समाज बात बात पर महिलाओं पर वर्जनाएं लगाता है। संस्कृति, समाज, वातावरण द्वारा आरोपित व्यक्तित्व को मां उसे अस्वीकार करने को कहती है। प्रचलित अर्थ को तोड़कर अपनी सार्थकता प्रकट करने को कहती है। मां खुद इस आग में तपती रही है। मां ने भी समाज से मिले इन दुखों को भोगा है, इसलिए वह उसे यहां सावधान करती है कि तू इतनी सरल मत हो जाना कि कोई भी तेरी इस सरलता का गलत फायदा उठाए। पर हां, अपने स्त्री सुलभ गुणों को भी मत त्यागना। क्या आपको लगता है कि आज के समय में कन्यादान का कोई औचित्य है? वास्तव में आज के समय में कन्यादान का कोई औचित्य नहीं है, और इसी विडंबना को दर्शाने के लिए, उद्घाटित करने के लिए कवि ने इस कविता की रचना की है। वास्तव में दान तो वस्तु का किया जाता है। जब पुरुष सत्ता हावी थी, हमारा समाज
पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था, तब स्त्री पुरुषों की संपत्ति मानी जाती थी और इसी का परिणाम था कि उसे पराया धन समझा जाता था। बेटी माँ बाप के घर में रहते हुए पराया धन समझी जाती थी और बेटी का कन्यादान करने के पश्चात माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता था। परंतु यह प्रथा निरर्थक है, आज के युग में तो सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि दान तो वस्तु का किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। कन्या की अपनी स्वतंत्रता होती है, माता पिता के साथ उसका अनन्य संबंध होता है और शादी के बाद भी यह जुड़ाव बना रहता है और रहना भी चाहिए। इसलिए कन्यादान की प्रथा निरर्थक ही समझी जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ कविता के संदेश को लेकर है। यह कविता क्या संदेश देती है कविता या इस कविता से क्या है? आप क्या सीख इस लेते कविता हैं? से आपने क्या यह कविता सीखा? आपको क्यों अथवा प्रभावित? क्या आपको लगता है कि आज के समय में कन्यादान का कोई औचित्य है? वास्तव में आज के समय में कन्यादान का कोई औचित्य नहीं है और इसी विडंबना को दर्शाने के लिए, उद्घाटित करने के लिए कवि ने इस कविता की रचना की है। वास्तव में दान तो वस्तु का किया जाता है। जब पुरुष सत्ता हावी थी, हमारा समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था, तब स्त्री पुरुषों की संपत्ति मानी जाती थी और इसी का परिणाम था कि उसे पराया धन समझा जाता था। बेटी माँ बाप के घर में रहते हुए पराया धन समझी जाती थी और बेटी का कन्यादान करने के पश्चात माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता था। परंतु यह प्रथा निरर्थक है, आज के युग में तो सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि दान तो वस्तु का किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। कन्या की अपनी स्वतंत्रता होती है, माता पिता के साथ उसका अनन्य संबंध होता है और शादी के बाद भी यह जुड़ाव बना रहता है और रहना भी चाहिए। इसलिए कन्यादान की प्रथा निरर्थक ही समझी जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ कविता के संदेश को लेकर है। यह कविता क्या संदेश देती है या इस कविता से आप क्या सीख लेते हैं? यह कविता आपको क्यों प्रभावित करती है? यह कविता मां के कोमल मन की गहरी संवेदना का चित्रण करती है। दकियानुसी परंपराओं से छुटकारा दिलाने का आह्वान करती है। महिलाओं के प्रति सही और सकारात्मक नजरिया अपनाने तथा महिलाओं की स्वतंत्रता की रक्षा करने की भी बात यह कविता उठाती है। वास्तव में बहू को बेटी के समान समझना और उसकी सुख सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, इस ओर भी यह कविता हमारा ध्यान आकर्षित करती है। कन्यादान कविता में मां ने बेटी को क्या सीख दी है? आइए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। मां बेटी को यह सीख देती है कि तुम अपने सौंदर्य से अभिभूत मत होना, आत्ममुग्ध मत हो जाना। आग का प्रयोग रोटियां सेकने के लिए है, वह अपने आप को जलाने के लिए नहीं है। मां उसे यह भी सीख देती है कि वह वस्त्र आभूषणों के बंधन में ना बंधे, अब उनके पीछे वह अपनी आजादी न गवाए, अपने व्यक्तित्व को ना खो दे, मर्यादाओं का पालन करे, लेकिन अन्याय का, अनैतिकता का विरोध जरूर करे। मां उसे स्त्रियों के लिए गढ़े गए परंपरागत आदर्शों का प्रतिकार करने की सीख देती है। मां उसे सचेत करती है। यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि मां बेटी को यह सीख क्यों देती है? मां बेटी को यह सीख इसलिए देती है क्योंकि वह उसे सचेत करना चाहती है। विवाह के समय कन्या को ससुराल में होने वाली दुर्दशा का आभास नहीं है, इसलिए मां उसे सीख देना चाहती है
मां उसे सचेत कर देना चाहती है। बहू के रूप में उससे अनगिनत कर्तव्यों की ही पूर्ति करने की अपेक्षा की जाती रही है। उसकी सुविधा और तकलीफ का ध्यान नहीं रखा जाता। यह भी एक प्रकार का शोषण ही है, जिससे बचने के लिए मां उसे चेतावनी देती है। मां उसे यह सीख देती है कि विवाह के समय के बाद जब तुम ससुराल में जाओगी, तब वहां निरी सहिष्णु मत बनी रहना। सरलता और भोलेपन को इस तरह से मत प्रकट करना कि वे लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाएं। इस कविता को पढ़कर आपके मन में लड़की की कैसी छवि उभरती है? इस प्रश्न का उत्तर रचनात्मक ढंग से दिया जाना चाहिए। कविता की इन पंक्तियों में इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। विवाह के काल्पनिक सुखों में वह लड़की मग्न है, सरल हृदया है, भोली भाली है, अनुभवहीन है, उसे यथार्थ का बोध नहीं है। वह बस यही सपना लेती है कि वह सज धज कर ससुराल जाएगी, सबकी आंखों में उसके प्रति प्रशंसा का भाव होगा, पति उसके सौंदर्य पर रीझेगा, सब उसे पलकों पर बिठाएंगे, प्रशंसा करेंगे। पर अभी उसने जिंदगी में सुख ही भोगे हैं, दुखों से उसका सामना नहीं हुआ है, अतः केवल सुखों की ही कल्पना वह कर रही है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या इस कविता में व्यंग्य है? यूं यह कविता बड़ी सीधी, सरल और सहज भाषा में लिखी गई है, परंतु इस कविता में समाज की अनेक विडंबनाओं पर व्यंग्य छिपा हुआ है। जैसे आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जिस आग का प्रयोग भरण पोषण के लिए किया जाना चाहिए, उसी से दहेज के लोभी लोग बहू को जलाकर मार डालते हैं, और कभी कभी ससुराल में उस पर होने वाले अत्याचारों के कारण वह खुद ही अपने आप को आग के सुपुर्द कर देती है। यह हमारे सभ्य और पाखंडी समाज पर एक करारा व्यंग्य है। दूसरा व्यंग्य कवि ने उन लड़कियों पर भी किया है जो अपने सौंदर्य पर बहुत इतराती है और जहां ये मान लेती हैं कि लड़की का सुंदर होना ही उसका लड़की होना है। अपने चेहरे पर मत रीझना। यह पंक्तियां ऐसी ही सोच वाली लड़कियों पर भी व्यंग्य करती हैं जो अपने सौंदर्य के बलबूते पर बहुत इतराती हैं। तीसरा, अनेक तरह के आचरण संबंधी प्रतिमान स्त्रियों के लिए समाज गढ़ लेता है और उसे अपना पूरा जीवन इन पर खरे उतरने की कोशिश में ही बिता देना पड़ता है। इस बात पर भी यह कविता व्यंग्य करती है। इन पंक्तियों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि लड़की भोली और सीधी थी। तो वे पंक्तियां हैं, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। ये पंक्तियां दर्शाती हैं कि लड़की अभी परिपक्व नहीं हुई थी, उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, तभी उसे समझाते हुए मां उसे सीख देती है। क्या आपको लगता है कि इस कविता की मां परंपरागत मां से भिन्न है? जी हां, इस कविता की मां परंपरागत मां से भिन्न
कई रूपों में है। मां उसे नारी सुलभ गुणों को बनाए रखने की सीख तो देती है, लेकिन सचेत भी करती है। वह उसे सचेत करती है कि सौंदर्य की प्रशंसा से बचे, वस्त्र आभूषणों के लोभ से बचे, और साथ ही उसे चेतावनी देती है कि आग का प्रयोग केवल रोटियां सेकने के लिए करना, अपने को जलाने के लिए नहीं। लड़की जैसी दिखाई न देना, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना। मां की इन सीखों से यह पता चलता है कि मां की जो सोच है वो परंपरागत मां से भिन्न है, क्योंकि मां ने अपने जीवन में जिन बातों का अनुभव किया है वह नहीं चाहती कि वो दुख दर्द उसकी बेटी को भी झेलने पड़े। इसलिए मां उसे जीवन के संघर्षों का सामना करने लायक बना देना चाहती है कि उसमें स्त्री सुलभ गुण तो हो, लेकिन ये गुण किसी भी रूप में उसकी कमजोरी ना बने कि कोई उसका फायदा उठा सके। इसलिए मां उसे भिन्न रूप में सावधान कर देती है। क्या आपको लगता है कि आजकल लड़कियों के गुणों को लेकर लड़कियों के विचार बदलने लगे हैं? अर्थात इस प्रश्न का अभिप्राय यह है कि लड़कियां अपने बारे में क्या विचार करती हैं? सरलता, परोपकार, ममत्व, करुणा, दया आज की लड़कियों में भी है, परंतु आजकल की लड़कियां अपने व्यक्तित्व में इन गुणों के अलावा सबलता, स्पष्टता और निर्भीकता जैसे गुणों को भी अपनाना चाहती हैं। वे विपरीत परिस्थितियों में जूझना जानती हैं। आत्मनिर्भरता उनके व्यक्तित्व का एक प्रमुख गुण बन रहा है और यह एक सकारात्मक स्थिति है। आइए अब आखिर में कविता के शिल्प सौंदर्य पर विचार करते हैं। कन्यादान कविता सरल खड़ी बोली में लिखी गई है, जिसकी भाषा गद्यात्मक भाषा है। इसमें गीति तत्व की प्रधानता तो नहीं है, परंतु कवि की शैली भावपूर्ण है। इस कविता में कवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया है। यथा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कवि ने इसमें युगानुरूप सीख दी है। कवि की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है, साथ ही देशज शब्दों जैसे बांचना, सयानी, रीझना आदि का भी। कविता की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं वे करुण रस में मानी जाएंगी, और कविता का जो तृतीय भाग है, मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यह भाग शांत रस में गिना जाना चाहिए।